कहानी शुरू होती है एक अंधेरी तूफानी रात से। माहौल एकदम खौफनाक था और वक्त था रात के ठीक 2:17। ये वक्त याद रखना। तो कहानी है रोहित की, जो पहली बार एक पुराने मनहूस से हॉस्टल में रहने आया था। वार्डन ने उसे चाबी तो दी, पर साथ में एक अजीब सी चेतावनी भी दी। रोहित तो ये सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा कि ये बस डराने की कोई पुरानी कहानी है। कमरा नंबर 17। अंदर का हाल भी कुछ ठीक नहीं था। सीलन भरी दीवारें और एक टूटा हुआ शीशा। अचानक जैसे ही वो सोने की कोशिश कर रहा था, एक आवाज आई। फिर से दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, एकदम साफ। और फिर तीसरी बार। अब पक्का हो गया, ये कोई वहम नहीं है, दरवाजे पर कोई है। रोहित ने घबराकर घड़ी देखी। वक्त ठीक 2:17। उसे वार्डन की बात तो याद आई, पर लगा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? और बाहर से एक लड़की की बहुत ही धीमी आवाज आई। अब डर तो लग रहा था, पर रोहित ने दरवाजा खोल ही दिया। लेकिन बाहर कोई नहीं था। गलियारा एकदम खाली, सुनसान। वो कंफ्यूज हो गया, दरवाजा बंद किया और जैसे ही अंदर मुड़ा, उसकी सांसें रुक गईं। वो लड़की कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसका हुलिया बेहद डरावना था। गीले कपड़े, जमीन से ऊपर तैरते पैर। फिर वो एक अजीब सी धीमी आवाज में बोली, और फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। एक भयानक सच सामने आने वाला था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे जिनसे पानी बह रहा था। वो रोहित के एकदम करीब आकर फुसफुसाई। अगली सुबह कमरा नंबर 17 का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो रोहित गायब था। बस दीवार पर खून से कुछ लिखा था। कहते हैं आज भी हर रात 2:17 पर वहां दस्तक होती है, दरवाजा खुलने के इंतजार में। पता है, हर गांव की ना अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ अनसुनी और कुछ बेहद डरावनी। आज हम एक ऐसे ही गांव के पुराने वीरान स्कूल की कहानी सुनेंगे, जहां कहते हैं कि रातें आज भी खामोश नहीं होती। हाँ, कहते हैं कुछ स्कूल कभी बंद ही नहीं होते। और उस गांव के लोग तो यही मानते थे। सालों से वीरान पड़े उस स्कूल की ये कहानी ना सबकी जुबान पर थी। मतलब सूरज ढलते ही उस तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। पर हर कहानी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें इन बातों पर यकीन नहीं होता। और इस गांव में थे 3 दोस्त जो इन अफवाहों का सच जानना चाहते थे। तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस डर का सामना करेंगे। अमन, रवि और सुरेश। उनके लिए ना ये सब बस मनगढ़ंत बातें थीं, अफवाहें। और सच को सामने लाने का तो एक ही तरीका था, उस स्कूल में एक पूरी रात गुजारना। तो सोचिए, आधी रात का वक्त, पूरा गांव गहरी नींद में है और ये तीनों हाथ में बस एक टॉर्च लिए उस पुराने डरावने स्कूल के गेट पर खड़े थे। हवा मानो एकदम से थम सी गई थी। अमन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस भारी जंग लगे गेट को धक्का दिया। और जो आवाज आई ना, एक लंबी, दिल को चीर देने वाली ची जैसी आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। जैसे ही वो अंदर गए, हवा मानो एकदम से भारी हो गई। एक अजीब सी महक थी, सालों की बंद पड़ी जगह की, धूल और वीरानी की। उनकी टॉर्च की रोशनी जहां जहां पड़ रही थी, बस धूल के कण उड़ रहे थे। बेंचें टूटी पड़ी थीं, किताबें फटी हुई थीं और दीवारों पर वो पुराने पोस्टर्स जो कभी शायद बच्चों की हंसी से गुलजार रहते होंगे, अब धुंधले पड़ चुके थे। सब कुछ शांत था। और फिर अचानक एक आवाज, ठक ठक ठक, एकदम साफ और बहुत पास से, जैसे कोई खाली क्लासरूम में ब्लैकबोर्ड पर चौक चला रहा हो। रवि की तो हिम्मत ही जवाब दे गई। उसकी आवाज में डर साफ था। यार, यहां तो कोई हो ही नहीं सकता, तो फिर ये आवाज कैसी? मजाक अब धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। अब अमन ने एक गहरी सांस ली और वो धीरे धीरे दबे पांव उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां से वो आवाज आ रही थी। हर कदम के साथ धड़कनें तेज होती जा रही थीं। और जो उन्होंने दरवाजे के अंदर देखा, उसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि चौक का एक टुकड़ा अपने आप हवा में उड़ रहा था और ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रहा था। और बोर्ड पर लिखा था, आज भी देर से आए हो। ये पढ़ते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे वो उस क्लास का हिस्सा बन गए हों और कोई उनका इंतजार कर रहा था। वो अभी इस झटके से उभरे भी नहीं थे कि क्लास के बिल्कुल पीछे अंधेरे से
एक और आवाज आई। इस बार किसी बच्चे के सिसकने की आवाज। अब तो उनकी रही सही हिम्मत भी टूट चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च को उस आवाज की तरफ घुमाया। और वहां क्लास के सबसे अंधेरे कोने में एक छोटा सा बच्चा बैठा था, एक टूटी हुई बेंच पर सिर झुकाए, और उसके कंधे रोने की वजह से हिल रहे थे। सुरेश ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? और फिर उस बच्चे ने बहुत बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया, और उसकी आंखों में सफेद हिस्सा था ही नहीं, सिर्फ 2 गहरे पिच ब्लैक खाली गड्ढे। और फिर वो बोला एक ऐसी आवाज में जो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी, मास्टर जी ने कहा था, जब तक सारे बच्चे वापस नहीं आएंगे क्लास खत्म नहीं होगी। और बस इतना कहते ही धड़ाम एक जोर की आवाज हुई। स्कूल के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां एक झटके में बंद हो गईं। वो तीनों अब अंदर कैद थे। उनकी चीखें भी किसी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि उनकी आवाज दर्जनों बच्चों की खिलखिलाहट में कहीं खो गई। एक ऐसी हंसी जो पूरे स्कूल में गूंज रही थी, जिसमें खुशी जरा भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ खौफ था। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो स्कूल में कोई नहीं था। सब कुछ शांत था। बस उस क्लासरूम के फर्श पर 3 नए स्कूल बैग पड़े थे, बिल्कुल साफ, जैसे अभी अभी कोई रख कर गया हो। अमन, रवि और सुरेश, उनका फिर कभी कुछ पता नहीं चला। वो फिर कभी नहीं देखे गए, जैसे वो स्कूल उन्हें निगल गया हो हमेशा के लिए। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है, क्या वो क्लास आज भी चल रही है? और क्या वो आज भी नए स्टूडेंट्स का इंतजार कर रही है? पता है, हर शहर के ना 2 चेहरे होते हैं। एक वो जो दिन के उजाले में चमकता है, और दूसरा वो जो रात के साए में अपनी असली कहानी कहता है। तो आज हम नवगढ़ के उसी अंधेरे चेहरे से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को हिला के रख देगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है नवगढ़ के अंधेरे से, वो अंधेरा जिसमें शहर के बड़े बड़े राज दफन हैं। नवगढ़ दिन में देखने पर ये शहर किसी भी मॉडर्न तरक्की करते शहर जैसा ही लगता था। ऊंची ऊंची इमारतें, दौड़ती भागती गाड़ियां, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था ना, इस चमक पर एक अंधेरे की चादर चढ़ जाती थी। और इस अंधेरे का एक ही बेताज बादशाह था, विक्रम चौहान। ये एक ऐसा नाम था जो पुलिस की फाइलों से कहीं ज्यादा लोगों के दिलों में खौफ बनकर रहता था। कानून उसके लिए महज एक मजाक था, और नवगढ़ की हर अंधेरी गली पर सिर्फ उसी का राज चलता था। और फिर आती है वो रात जिसने नवगढ़ की किस्मत का फैसला कर दिया। एक सौदा जो सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि ताकत और धोखे का भी था। शहर से मीलों दूर एक वीरान सी फैक्ट्री में 3 लोग मौजूद थे। एक विक्रम चौहान, दूसरा उसका सबसे भरोसेमंद आदमी राघव, और तीसरा एक नया चेहरा जिसके बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं था, अर्जुन। अब सवाल ये था कि इस खेल में ये नया खिलाड़ी आखिर कौन था? विक्रम की पारखी नजरें अर्जुन को ऐसे तौल रही थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसकी आवाज में सत्ता का नशा साफ था, और एक सवाल कि ये नया चेहरा उसके इस काले साम्राज्य के किस काम आएगा। अर्जुन का जवाब बेहद छोटा और सधा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में एक गजब का आत्मविश्वास था। सिर्फ 3 शब्द, जो आप कहें। और बस इन्हीं शब्दों ने विक्रम को यकीन दिला दिया कि हाँ, ये लड़का उसके काम का है। तो आखिर ये सौदा था किस चीज का? ये सौदा था मौत का। लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों में बंद थी विदेशी बंदूकें, एक ऐसी खेप जो अगर शहर में पहुंच जाती तो तबाही मचा सकती थी। और इन हथियारों का खरीदार वो कोई और नहीं बल्कि सलीम खान था, विक्रम का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म की दुनिया में दुश्मनी से बड़ी चीज होती है पैसा। और आज रात पैसा ही इन दोनों को एक मेज पर ले आया था। दांव पर कोई छोटी मोटी रकम भी नहीं थी। सोचिए, पूरे 50 लाख रुपए, वो भी कैश।
इतनी बड़ी रकम का मतलब साफ था कि ये सौदा या तो बनेगा या किसी की जान लेगा। सलीम ने पैसों से भरा बैग आगे किया और राघव ने हथियारों का बक्सा खोल दिया। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रहा था। डील पक्की होने ही वाली थी कि तभी धाएं! एक गोली की आवाज ने फैक्ट्री की खामोशी को चीर दिया। उस एक गोली की आवाज के बाद सब कुछ जैसे थम सा गया। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, गोली किसने चलाई? और वो चेहरा था अर्जुन का, वही नया लड़का जिसके हाथ में अब एक धुआं उगलती बंदूक थी और जिसकी गोली ने सलीम के आदमी को जमीन पर गिरा दिया था। और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख ही बदल गया। अब पर्दा उठने वाला था उस जाल से जो बड़ी ही होशियारी से बिछाया गया था। कुछ समझ पाता इससे पहले ही अर्जुन की आवाज गूंजी। इस बार उसकी आवाज में वो पहले वाली शराफत नहीं थी, बल्कि फौलाद जैसी मजबूती थी। अब नाटक खत्म। और फिर उसने वो राज खोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। मेरा असली नाम अर्जुन नहीं, इंस्पेक्टर आदित्य सिंह है। जी हाँ, क्राइम ब्रांच का एक जांबाज ऑफिसर जो महीनों से अपनी जान हथेली पर रखकर विक्रम के साम्राज्य में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी पल फैक्ट्री के बाहर पुलिस के सायरन का शोर तेज होने लगा। विक्रम और सलीम को समझने में देर नहीं लगी कि ये जाल उन्हीं के लिए बिछाया गया था। वो फैक्ट्री अब एक कैद खाना बन चुकी थी जहां से बचकर निकलना नामुमकिन था। लेकिन विक्रम चौहान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पलक झपकते ही राघव के हाथ से पिस्तौल छीनी, आदित्य पर गोली चलाई और अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे के दरवाजे से भाग निकला। वो जानता था आज अगर पकड़ा गया तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अब कहानी आ पहुंची है अपने आखिरी मोड़ पर, अंतिम टकराव, जहां अंधेरा और उजाला आमने सामने थे और फैसला गोली से होना था। फैक्ट्री के पीछे उस सुनसान मैदान में दो दुश्मन आमने सामने खड़े थे। एक तरफ था कानून का रखवाला इंस्पेक्टर आदित्य सिंह और दूसरी तरफ जुर्म का बादशाह विक्रम चौहान। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये सही और गलत की लड़ाई थी। आज तेरा खेल खत्म विक्रम, आदित्य की आवाज में एक दृढ़ता थी। विक्रम जोर से हंसा, मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं इंस्पेक्टर। और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ही पल में दो गोलियां हवा को चीरती हुई निकल गईं। कुछ पल के लिए मौत का सन्नाटा छा गया और फिर विक्रम चौहान जमीन पर गिर पड़ा। नवगढ़ में सालों से चले आ रहे अपराध के एक पूरे युग का अंत हो चुका था। कहानी को यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? पर अंधेरे की कहानियों का अंत इतना सीधा और आसान नहीं होता। इसका अंत भी अधूरा था। तो देखिए हुआ क्या। विक्रम चौहान मारा गया। सलीम खान और उसके सारे गुर्गे सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन उस रात की अफरा तफरी में एक आदमी गायब हो गया था, विक्रम का सबसे वफादार साथी राघव। वो कहाँ गया, कैसे गया, ये किसी को नहीं पता चला। और कहते हैं कि उस अंधेरे में गुम होने से ठीक पहले राघव के आखिरी शब्द थे, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये बात अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या नवगढ़ से अंधेरे का साया वाकई हट गया है, या फिर ये एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक खेल की बस शुरुआत है? चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक बड़ा सा शहर, उसकी भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक पुरानी सी 6 मंजिला इमारत खड़ी है। थोड़ी पुरानी, थोड़ी जर्जर, लेकिन बाहर से देखने में बिल्कुल आम सी। एक ऐसी जगह जहां सालों से कई परिवार अपनी जिंदगियां जी रहे हैं। लेकिन इस आम सी दिखने वाली इमारत में एक फ्लैट था जो बिल्कुल भी आम नहीं था। 5वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 503। इस फ्लैट की एक बहुत ही अजीब बात थी। ये कोई 1-2 साल से नहीं, पूरे 10 साल से बंद पड़ा था। उसके दरवाजे पर एक पुराना जंग खाया ताला लटका रहता था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एक फ्लैट पर 10 साल से ताला लगा है, तो फिर रात के अंधेरे में उसकी खिड़की में आखिर कौन नजर आता था? ये महज एक अफवाह थी या कुछ और?
और इसी सवाल का जवाब हमें तब मिलना शुरू होता है जब इस कहानी में एंट्री होती है आदित्य की, एक नौजवान जो अभी-अभी उस बिल्डिंग में किराए पर रहने आया था। अपने काम की वजह से उसे अक्सर घर लौटते हुए देर रात हो जाती थी। तो आदित्य के साथ जो हुआ वो 3 रातों में हुआ। पहली रात उसे कुछ अजीब सा दिखा जिसे उसने वहम मान लिया। दूसरी रात उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और तीसरी रात उसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाकर ही रहेगा। आप सोचिए, पहली और दूसरी रात लगभग एक ही वक्त पर, रात के करीब 1 बजे आदित्य ने फ्लैट 503 की खिड़की में एक लड़की की परछाई देखी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वो परछाई बिल्कुल एक बुत की तरह जरा भी नहीं हिलती थी, एकदम स्थिर। तो तीसरी रात जब उसने फिर से उसे देखा, आदित्य से रहा नहीं गया। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर 5वीं मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। उसे जानना था कि आखिर हो क्या रहा है। ऊपर पूरा कॉरिडोर एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। फ्लैट 503 का दरवाजा उसके सामने था और उस पर धूल की इतनी मोटी परत जमी थी कि देखकर साफ लग रहा था कि इसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने बस ये देखने के लिए कि दरवाजा सच में बंद है या नहीं, उसे हल्का सा धक्का दिया। और जो हुआ उसकी आदित्य ने कल्पना भी नहीं की थी। वो दरवाजा एक भयानक चरमराती हुई आवाज के साथ धीरे धीरे अंदर की तरफ खुल गया। उस पर कोई ताला था ही नहीं। अंदर का नजारा और भी डरावना था। घना अंधेरा और हर चीज पर, फर्नीचर पर, जमीन पर धूल की मोटी चादर। साफ पता चल रहा था कि यहां सालों से कोई इंसान नहीं आया। और तभी उस मौत जैसी खामोशी में उसे एक आवाज सुनाई दी। अंधेरे में कहीं अंदर से किसी के बहुत धीरे धीरे चलने की आवाज। टक टक टक। आदित्य का तो जैसे खून ही जम गया। वो कांपते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से खिड़की दिखती थी, और उसने देखा वो लड़की वहीं थी, खिड़की के पास, लेकिन इस बार उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसकी आवाज बड़ी मुश्किल से निकली। उसने कांपते हुए पूछा, कौन कौन है वहां? जवाब में वो लड़की बहुत ही धीरे धीरे मुड़ी। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, आदित्य की तो जैसे जान ही निकल गई। चेहरा एकदम सफेद और उसकी आंखें पूरी की पूरी काली थी। और फिर उसके होठ हिले और एक ऐसी आवाज निकली जिसने आदित्य को अंदर तक कंपा दिया। तुम भी मुझे देखने आ गए? इस सवाल का मतलब साफ था, आदित्य वहां पहुंचने वाला पहला शख्स नहीं था। और इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ धड़ाम करके बंद हो गईं। बस इतना काफी था। आदित्य अपनी जान बचाकर वहां से उल्टे पांव भागा। अगली सुबह जब थोड़ा होश ठिकाने आया तो आदित्य सीधा बिल्डिंग के चौकीदार के पास गया। उसे जवाब चाहिए थे और उसे पता था कि जवाब सिर्फ चौकीदार ही दे सकता है। चौकीदार पहले तो चुप रहा, फिर उसने जो बताया वो सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। उसने बताया कि करीब 10 साल पहले इसी फ्लैट में एक लड़की अकेली रहती थी और एक रात न जाने क्या हुआ, उसने उसी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। आदित्य का दिल बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे कंफर्म करना था कि जो उसने देखा वो सच था। उसने घबराते हुए पूछा, उसकी कोई फोटो है आपके पास? चौकीदार ने अपने पुराने से फोन में एक तस्वीर निकाली और आदित्य को दिखाई, और उसे देखते ही आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। ये वही लड़की थी, वही सफेद चेहरा, वही काली आंखें जो उसे रात में उस फ्लैट में मिली थी। कहने की जरूरत नहीं है कि आदित्य ने उसी दिन वो बिल्डिंग छोड़ दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस बिल्डिंग के लोग आज भी कहते हैं कि रात में 12 से 2 बजे के बीच
5वीं मंजिल के उस बंद फ्लैट की खिड़की में आज भी कोई चुपचाप खड़ा दिखाई देता है, शायद किसी और के आने का इंतजार करते हुए। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटे गुमनाम से गांव से। मतलब इतना छोटा कि शायद नक्शे पर भी न मिले। और इसी गांव के एक कोने में था एक सदियों पुराना एकदम वीरान कुआं। एक ऐसी जगह जिसका नाम लेने से भी गांव वालों की रूह कांप जाती थी। तो देखिए, इस कुएं को लेकर जो किस्से कहानियां थी ना, वो किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई ये कुआं सिर्फ पुराना नहीं, बहुत खतरनाक है। उनका तो पक्का मानना था कि इसके अंदर एक बहुत बुरी आत्मा रहती है, और यही आत्मा है जो रात के अंधेरे में अपना शिकार ढूंढती है। लेकिन आपको पता है, हर कहानी में कोई न कोई ऐसा होता है जो इन सब बातों को नहीं मानता। तो जहां इतना डर था, वहीं थी हिम्मत भी। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो अमन की। एक ऐसा लड़का जो बहुत बहादुर था, और उसके लिए ये भूत प्रेत की कहानियां सब बकवास थीं। वो तो अपने दोस्तों को देख के हंसता था जो बेचारे डरते रहते थे, और क्या कहता था, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, तुम लोग बस बेकार में डरते हो, ये सब मन का वहम है। और यही जो उसका आत्मविश्वास था ना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो बस एक शाम उसके दोस्तों ने तंग आकर उसे चैलेंज कर दिया। बोले, अच्छा बहुत बहादुरी की बातें करते हो ना, अगर सच में इतनी हिम्मत है तो आज रात उसी कुएं के पास जाके दिखाओ, तब मानेंगे। और अमन, वो तो ठहरा अमन, किसी चैलेंज से पीछे हटने वालों में से था ही नहीं। उसने हाँ कर दी, शर्त मान ली। बेचारे को क्या पता था कि ये कोई मामूली शर्त नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बनने वाली थी। चलिए अब चलते हैं उसी रात में। वो भयानक रात अमन के लिए तो ये सिर्फ दोस्तों से लगाई एक शर्त थी, लेकिन उस गांव के लिए ये एक ऐसी रात बनने जा रही थी जिसे कोई कभी नहीं भूलने वाला था। उस रात का माहौल ही कुछ अजीब था। आसमान में घने काले बादल थे। ऐसा लग रहा था जैसे चांद भी डरकर बादलों के पीछे छिप गया हो। शायद वो भी देखना नहीं चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। और हवा, उफ, इतनी तेज चल रही थी कि उसकी आवाज किसी के दर्द भरी चीख जैसी लग रही थी। हर झोंका अपने साथ एक डरावनी सरसराहट ला रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी पता है? इतनी तेज हवा के शोर के बावजूद वहां एक अजीब सी खामोशी थी, और कभी-कभी ऐसा सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। और जैसे ही अमन उस कुएं के पास पहुंचा ना, अचानक उसे बहुत जोर की ठंड लगी। एक सिहरन सी दौड़ गई पूरे बदन में। और ये हवा की ठंड नहीं थी, नहीं, ये कुछ और ही था। जैसे उस जगह की हवा में ही कुछ गलत हो। और तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, बहुत धीमी, कुएं की गहराई से। किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया, अमन। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार मानो और भी पास से, और भी साफ, अमन नीचे आ जाओ। अब तो अमन की हालत खराब हो गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, ठक ठक ठक। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च की रोशनी सीधा कुएं के अंदर मारी, और जो उसे दिखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक काला साया, एक परछाई जो इंसान जैसी थी पर इंसान नहीं थी, वो कुएं की दीवारों पर रेंगते हुए ऊपर की तरफ आ रही थी। अमन कुछ समझ पाता या वहां से भाग पाता, इससे पहले ही उस साए में से एक लंबा काला हाथ बिजली की तेजी से बाहर निकला और सीधा उसका पैर पकड़ लिया। अमन जोर से चीखा। उसकी आखिरी आवाज एक चीख थी जो उस रात के अंधेरे में कहीं खो गई, बचाओ। अगली सुबह हुई, सूरज भी निकला, लेकिन उस गांव पर एक मातम जैसी खामोशी छाई हुई थी। जब लोग अमन को ढूंढने निकले तो जानते हैं उन्हें क्या मिला? कुएं के पास सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी, टूटी हुई। अमन का कोई नामो निशान नहीं था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उस रात के बाद उस कुएं की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब गांव वाले कहते हैं कि उस कुएं से एक नहीं बल्कि 2 आवाजें आती हैं। कौन सी 2 आवाजें? एक तो उसी पुरानी भयानक आत्मा की, और दूसरी
दूसरी आवाज है अमन की, जो आज भी उस कुएं की अंधेरी गहराइयों से मदद के लिए चिल्लाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस कुएं के अंदर अब है क्या? क्या वो बुरी आत्मा अब अकेली नहीं है, या फिर उसने अमन को भी अपने जैसा ही कुछ बना लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी किसी को नहीं मिलेगा। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर, जहां खड़ी है एक पुरानी वीरान हवेली। एक ऐसी हवेली जो अपने अंदर एक बहुत ही गहरा राज छिपाए हुए है। एक ऐसा राज जिसे जानने की हिम्मत करने वाले कभी लौटकर वापस नहीं आए। कहानी का नाम है आधी रात का कमरा। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, बल्कि उस काली हवेली की असली हकीकत थी। गांव वाले तो मानते थे कि वो जगह ही शापित है। सोचिए, जैसे ही सूरज ढलता, उस हवेली की तरफ जाने वाली सड़क पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। एक ऐसा खौफ था जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में घर कर चुका था। कहानी का ये पहला हिस्सा है जहां मजाक मजाक में लगी एक छोटी सी शर्त एक बहुत ही भयानक सफर की वजह बन जाती है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अमन। शहर में पला बड़ा, हर चीज को साइंस और लॉजिक से देखने वाला। उसके लिए ये भूत प्रेत की बातें बस गांव वालों का अंधविश्वास और मनगढ़ंत किस्से थे, और कुछ नहीं। तो हुआ ये कि जब उसके दोस्तों ने उसे काली हवेली की दहशत के बारे में बताया तो वो हंस पड़ा। यही कहा उसने, भूत वूत कुछ नहीं होता। वो उन सब का मजाक उड़ा रहा था और इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका यही यकीन उसे सीधे मौत के मुंह में धकेलने वाला है। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। उसके दोस्त रवि ने उसे चैलेंज दे दिया। अब अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अमन तो फौरन तैयार हो गया। उसे क्या मालूम था कि ये छोटी सी शर्त उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां अमन का सामना पहली बार एक अनजाने, अनदेखे डर से होता है। हवेली के अंदर का सफर अब सही मायनों में शुरू होता है। रात के ठीक 12 बजे, वो वक्त जब कहते हैं कि दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। अमन हाथ में टॉर्च लिए उस वीरान हवेली की ओर अकेला बढ़ रहा था। हवा में ना एक अजीब सी खामोशी थी और एक ऐसी ठंडक जो सीधे हड्डियों में चुभ रही थी। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, वो सालों से जंग खा रहा भारी भरकम लोहे का दरवाजा एक कर्कश सी आवाज के साथ अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अमन ने खुद को तसल्ली दी, शायद तेज हवा होगी, और अंदर कदम रख दिया। अंदर तो भाई धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर टंगी एक पुरानी सी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी, एक परिवार की तस्वीर। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे तस्वीर में मौजूद उस छोटी सी लड़की की बेजान आंखें ठीक उसकी तरफ घूम गई हैं। अमन का दिल पहली बार जोर से धड़का, और फिर उससे वो आवाज सुनाई दी, ठीक अपने पीछे, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो, बहुत धीमी लेकिन एकदम साफ। उसने हिम्मत करके पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, धड़ाम की एक जोरदार आवाज के साथ हवेली का मेन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो अब अंदर कैद था, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी ऊपर की मंजिल से एक बच्ची के हंसने की आवाज गूंजी। उस हंसी में कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक सर्द, डरावना बुलावा था। डर तो लग रहा था, लेकिन उसके कदम अपने आप ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। अब कहानी अपने उस सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां अमन का सामना उस चीज से होता है जो इस हवेली की दीवारों में दशकों से सांस ले रही थी। ऊपर के एक कमरे में, ठीक बीचों बीच, वही तस्वीर वाली लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आ रहे थे, और सबसे ज्यादा खौफनाक उसकी आंखें थीं। जहां आंखों में सफेदी होनी चाहिए, वहां सिर्फ गहरा स्या अंधेरा था। अमन तो अपनी जगह पर जैसे पत्थर का बन गया था। लड़की की आवाज कमरे में गूंजी नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे सीधे अमन के दिमाग में किसी ने फुसफुसा कर ये बात कही हो। ये सवाल नहीं था, ये एक चेतावनी थी। और फिर एक कट की भयानक आवाज के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने अमन के तर्क और हिम्मत दोनों को तोड़कर रख दिया। उस लड़की की गर्दन धीरे धीरे
एक झटके में पूरी तरह पीछे की ओर घूम गई, जबकि उसका शरीर अब भी अमन की तरफ ही था। हवा में धीरे धीरे ऊपर उठते हुए उस लड़की ने हवेली का वो खूनी राज खोला। ये बदले की एक ऐसी कहानी थी जिसकी आग कभी ठंडी नहीं हुई थी। वो बोली, और अब जो भी इस कमरे की दहलीज पार करता है वो यहीं का होके रह जाता है। जैसे ही अमन ने भागने के लिए पलटने की कोशिश की, उसकी चीख गले में ही फंस गई। कमरा अब खाली नहीं था। दीवारों से, फर्श से काले साए उभर रहे थे, दर्जनों साए जिनकी लाल आंखें अंधेरे में कोयले की तरह दहक रही थीं। वो बुरी तरह घिर चुका था। कहानी का आखिरी हिस्सा, जहां एक इंसान के गायब होने के साथ एक नया और भी ज्यादा डरावना रहस्य जन्म लेता है। अगली सुबह जब अमन के दोस्त डरते डरते हवेली पहुंचे तो उन्हें अंदर जमीन पर सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी मिली। अमन का कोई नामो निशान तक नहीं था, जैसे वो कभी वहां आया ही ना हो। फिर उनकी नजर उसी दीवार पर पड़ी। वहां एक नई तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में वही पुराना परिवार था, लेकिन अब उनके साथ अमन भी खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। पर उसकी आंखें भी अब पूरी तरह काली थीं। उस रात के बाद भैरवपुर की वो कहानी हमेशा के लिए बदल गई। अब गांव के लोग कहते हैं कि आधी रात को काली हवेली की खिड़की में 3 नहीं बल्कि 4 साए दिखाई देते हैं, माँ, पिता, लड़की और अब अमन। तो सवाल ये है, क्या ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा, या उस हवेली का अकेलापन हर नए मेहमान को अपनी तस्वीर में हमेशा के लिए कैद करता रहेगा? और अगली बार उस खिड़की में कितनी परछाइयां नजर आएंगी?